बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोलॉजी और हमारे चैप्टर है एंजाइम्स का, और इसी चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है फाइटो एंजाइम्स का। एंजाइम्स में बच्चों हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ी हुई है। हमने देखा हुआ है कि ये प्रोटीन इन नेचर है। फिर हमने डिटेल से देखा था कि ये अपने सबस्ट्रेट पे एक्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा एंजाइम्स बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए एनफ होता है। इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी अपनी ख़ास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनकी डाइवर्स लेवल पे जो क्लासिफिकेशन थी हमने उसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। हमारा लास्ट टॉपिक फाइटो एंजाइम्स है। बच्चों, फाइटो का लफ्ज़ हमेशा प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक प्लांट से होगा, चाहे वो प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं, तो हम उसे फाइटो सोर्स कहेंगे। अब जो एंजाइम्स हम फाइटो सोर्स से ले रहे हैं तो लाजमी बात है कि हम उसे फाइटो एंजाइम्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन में भी यही इंक्लूडेड है कि एंजाइम्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड फाइटो एंजाइम्स। इन्हें हम फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। हमारे पास कॉमन एग्जांपल इसकी ब्रोमेलिन और पापेन है। पेपेन को और ब्रोमेलिन को हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो एंजाइम जो प्लांट से हमने हासिल किए उसे फाइटो एंजाइम्स हम कहेंगे। ब्रोमेलिन को हम डिटेल से देखते हैं। ब्रोमेलिन is a group of enzymes found in the fruit and stem of the pineapple plant। अनानास का पौधा, उसके फ्रूट से और उसकी स्टेम से जो हम बहुत सारे एंजाइम्स हासिल करते हैं एक ही कैटेगरी के, उन्हें हम ब्रोमेलिन कहते हैं। ब्रोमिलिन भी कहते हैं, ब्रोमिलेन भी कहते हैं और ब्रोमेलिन भी कहते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। पाइनएप्पल इज़ नेटिव टू द अमेरिका। कुछ साल पहले तक इनकी पैदाइश सिर्फ अमेरिका तक की महदूद थी, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से ऐसा हुआ कि ये अब पूरी दुनिया में कहीं भी इसको उगाया जा सकता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। आप जानते हैं कि जब हम ज़मीन को सेंटर से डिवाइड करते हैं तो सेंट्रल लाइन को इक्वेटर कहते हैं, यानी ज़मीन को बिल्कुल दरमियान से हम एक फर्जी लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे दुनिया आधी हो जाती है। फिर एक राइट साइड बनती है, एक लेफ़्ट साइड बनती है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स, उस दरमियानी लाइन जिसको इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं, तो वो रीजन्स जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं या उससे थोड़ा सा दूर पाए जाते हैं, तो इनको वहाँ पर अनानास को, पाइनएप्पल को ग्रो किया जा सकता है। तो किसी दौर में ऐसा होता था कि इसकी पैदाइश सिर्फ अमेरिका में हुआ करती थी, लेकिन चूंकि साइंस में जिद्दत आई है, एडवांसमेंट आई है, बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, जीन्स के ऊपर स्टडी, तो उससे ऐसा हुआ कि वहाँ से सीड्स को लाया गया और क्लाइमेट से उसकी मैचिंग करते हुए इसकी ग्रोथ जब की गई, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़मीन की जो दरमियानी इलाका इक्वेटर है उसके आसपास या उससे थोड़ा दूर के इलाकों में भी इसे ग्रो किया जा सकता है। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो लोग थे वो इस फ्रूट को बहुत सारी बीमारियों में ओटीसी के तौर पे, ओवर द काउंटर यानी खुद से इस्तेमाल किया जा सकते करते थे, या उनमें वैसे ही मशहूर था कि अगर कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अगर कोई पेट की ख़राबी या मैदे की ख़राबी का मसला है, तो ब्रोमेलिन की अंडरस्टैंडिंग, इसकी मौजूदगी की वजह से वो पाइनएप्पल को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते थे ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहे। किसी भी एंजाइम की या फार्माकोग्नोलॉजी में किसी भी रॉ चीज़ का, किसी भी केमिकल का, किसी भी एंजाइम का ताल्लुक उसकी फैमिली के साथ होता है। और आने वाले चैप्टर्स में हम किसी भी प्रोडक्ट का पूरा एक सीक्वेंस के साथ हम उसे याद करेंगे कि इसकी फैमिली, इसका ऑर्डर, इसके जेनरा, इसकी स्पीशीज़, इन सब के मखसूस नाम हैं। जब हमें ये 4-5 चीज़ें किसी भी चीज़ के मुतालिक मालूम हो जाती हैं तो उसका सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसका जो ग्रुप ऑफ करैक्टरिस्टिक यानी उसकी जो खसूसियात की हामिल होना, कौन कौन सी खसूसियात हो सकती है,
वो ऑटोमेटिक एक पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है। अब जैसे ब्रोमेलेसी फैमिली का जिक्र करेंगे तो हमारे जहन में ऑटोमेटिक ख्याल आएगा ब्रोमेलिन का, और ब्रोमेलिन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये एक एंजाइम है और पुराने दौर में इसको इस्तेमाल किया जाता था डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में। ब्रोमेलिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसके फ्रूट्स, सबसे पहले कलेक्शन का प्रोसेस होता है। फ्रूट्स या स्टेम्स को कलेक्ट किया गया, कलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में उसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया गया, उनका वज़न किया गया, उनको मैसिरेट किया गया। मैसिरेशन से मुराद उसे इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल या किसी मखसूस केमिकल में 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के अंदर 10 दिन के लिए उसमें डुबो के रख दिया जाता है। डुबोने के बाद इसको किसी ओपन एयर में एक प्रोसेस के तहत जितना भी इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल है वो इवेपोरेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद कुछ उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस की मदद, यानी जब वो प्रोसेसेस ख़त्म होते हैं तो हमारे पास जो इसका जूस हासिल होता है उसे हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि चीज़ को कलेक्ट किया, स्मॉल पीसेस में कट डाउन किया, केमिकल्स में उन्हें डुबो के रख दिया, उसके बाद 2-3 इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कराए जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होता है उसे हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस वॉज प्रेस्ड एंड फिल्टर्ड थ्रू चीज़ क्लॉथ। चीज़ क्लॉथ इसको छानने का अमल कहते हैं ताकि हमारे पास एक रिफाइंड प्रोडक्ट आ जाए। लेट्स सपोज कि आपके पास एक जूस, एक प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा हुआ। आप मिसाल है कि एक मलमल का कपड़ा ले लें, वो सारा का सारा मटेरियल जो है उस पर डाल दें, आप उस पर थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से या किसी मशीन की मदद से प्रेस करेंगे तो जो उसकी जो छाननी होगी, उसके जो पोर्स होंगे मलमल के, वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट हासिल होगा नीचे कंटेनर पे जो इकट्ठा होगा वो हमारा हाईली रिफाइंड प्रोडक्ट होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। तो इसके जूस को भी प्रेस किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। इसके लिए जो क्लॉथ इस्तेमाल किया जाता है उसका पार्टिकुलर नेम है चीज़ क्लॉथ। जब ये जूस हमारे पास हासिल हो गया या हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट हासिल हो गया तो हम उसकी पीएच को राउंड अबाउट 6 तक एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस्ट एफिकेसी है वो इस पीएच पे देखी गई है। अमोनियम सल्फेट वॉज एडिड अंटिल सैचुरेशन टू प्रेसिपिटेट द एंजाइम। फिर लास्टली आखिर में इसमें अमोनियम सल्फेट को ऐड किया जाता है ताकि इसके अंदर जो एंजाइम है उसको प्रेसिपिटेट किया जाए। प्रेसिपिटेट करने का मतलब उसका फुटकड़ी सा बन जाना। जब जूस हासिल हो गया उसके अंदर जब फुटकड़ी सी बननी शुरू हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन का अमल हो जाएगा, तो वो एंजाइम की आइडेंटिफिकेशन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसका कलर येलोइश वाइट होता है। ब्रोमेलिन को हम किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रोमेलिन इज promoted as dietary supplement for reducing pain and swelling। पेन की सूरत में, सोजिश की सूरत में, दर्द की सूरत में ब्रोमेलिन इस्तेमाल होता है एक डाइटरी सप्लीमेंट की सूरत में। कमर्शियली ये कैप्सुलेटेड फॉर्म्स में भी आते हैं, यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट्स जिनका मैंने जिक्र किया था, जब आप इसको सेपरेट आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी में इसके यूजेज के हिसाब से जो डोजेज कैलकुलेट की गई है आप उसे कैप्सुलेटेड फॉर्म में सेव कर सकते हैं। कमर्शियली मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस पर अवेलेबल होते हैं। इसकी इंडिकेशंस मुख्तलिफ है, जैसे कि एक इंडिकेशन नेटिव मैंने आपको बताई, हिस्टोरिकली बताई कि अमेरिकन इसको इस्तेमाल किया करते थे माइनर एलिमेंट्स में, छोटे छोटे बीमारियों में इलाज मुआवजे के तौर पे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब फार्माकोग्नोसी की स्टडीज़ में एडवांसमेंट आई तो ये मालूम हुआ कि ब्रोमेलिन को एक डाइटरी सप्लीमेंट, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पेन की सूरत में, स्वेलिंग, सोजिश आ जाए उसकी सूरत में, स्पेशली ऑफ द नोज़
एंड साइनसिस। साइनसिस, जिनको साइनसिस का मसला हो, जिनको नाक के ऊपर वाली हड्डी में कोई ब्लॉकिंग का मसला हो, स्वेलिंग का मसला हो या कोई रुकावट बन रही हो गम्स में एंड अदर बॉडी पार्ट्स आफ्टर सर्जरी और इंजरी, या तो खुदा न खास्ता कोई इंजरी हुई है या फिर अगर वो सर्जरी के प्रोसेस से गुजरे हैं और पेशेंट को गम्स की स्वेलिंग या पेन की शिकायत है, साइनसिस का प्रॉब्लम आता है, तो ब्रोमोलिन को एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोमोटेड फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा केस है जिसको हम उर्दू में हड्डियों के भुरभुरापन का अमल भी कह सकते हैं। आमतौर पे मेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन फीमेल्स में इसका इंसिडेंस, इसका होना बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन अमूमन 40 साल या 45 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है तो उनमें हड्डियों का भुरभुरापन का अमल शुरू हो जाता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं या दूसरे अल्फाज में झड़ना शुरू हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से। तो अमूमन उनको पेन, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का पेन रहना शुरू हो जाता है। ब्रोमोलिन उसमें इफ़ेक्टिव पेन किलर के तौर पे हो सकता है, यूज़ हो सकता है। कैंसर में इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब एंटी रेडिकल प्रॉपर्टी। रेडिकल हर वो चीज़ जो जिस्म के लिए टॉक्सिन की सूरत रखती हो, जिस्म के लिए जहर की सूरत रखती हो, जिस्म के लिए किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल ना हो, उसे हम रेडिकल्स का नाम देते हैं। और एंटी रेडिकल मीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। जिस चीज़ के मुतालिक आप एंटीऑक्सीडेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म में जहरीले मादे के बनने के अमल को या तो रोकते हैं या अगर जिस्म में जहरीले मादे बन रहे हैं तो उन्हें इफ़ेक्टिव नहीं होने देते हैं, उन्हें अपना काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो इसको एंटी कैंसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी एंटी रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में हमने पहले भी देखा कि नेटिवली पुराने दौर के लोग इसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में आम तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकते थे। या फिर मसल्स सोरनेस, मसल स्टिफनेस, मसल्स के खिंचाव में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें किसी हद तक मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी मौजूद है। टॉपिकल ब्रोमोलिन इज़ प्रोमोटेड फॉर द बर्न्स। टॉपिकल मीन स्किन के ऊपर अप्लाई करना। एक चीज़ होती है ओरल इंटेक। ओरल इंटेक माउथ के ज़रिए इंटेक करना, मुंह के ज़रिए। जैसे मेडिसिन को हम ओरली इंटेक, कैप्सूल्स को, टैबलेट्स को ओरली इंटेक करते हैं। सेकेंडली, ब्रोमोलिन अगर टॉपिकल है दिस मीन के या तो ये जूस की फॉर्म में होगी या फिर ये क्रीम की फॉर्म में होगी। इसको स्किन पर भी अप्लाई किया जा सकता है। बर्न्स के लिए जगह जल जाए तो वहाँ पे ब्रोमोलिन को टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन की हीलिंग प्रॉपर्टी तेज़ी के साथ स्किन रिकवर हो जाए, स्किन ठीक हो जाए। तो यहाँ से मालूम हुआ कि ब्रोमोलिन में नेचुरली कुदरती एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो स्किन को ख़राब होने से बचाती हैं, स्किन को इन्फेक्टेड होने से बचाती हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने से बचाती है और स्किन को नेचुरल हीलिंग की तरफ जल्द वापस ले आती है। Bromelain supplements are said to treat a variety of the health conditions, especially those associated with the chronic inflammation. Chronic inflammation का हमने जिक्र किया कि स्वेलिंग के पर्पजेज हों, क्रोनिक मीन रिपीटेडली बहुत पुराना केस हो, अचानक केस इन्फ्लेमेशन का ना हो, कोई ऐसा शख्स जो कि बार बार इन्फ्लेमेशन का किसी भी वजह से शिकार हो, उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, उसके जिस्म के अंदर कोई ऐसी केमिकल तब्दीली वाक़ई हुई कि वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गया, आर्थराइटिस का शिकार हो गया, हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार हो गया, या कोई ऐसा मसला हुआ जिसको उसको दर्द की शिकायत रहती है, जिस्म सूज जाता है, तो ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे ब्रोमोलिन के सप्लीमेंट्स को इन केसेस में इस्तेमाल कराया जाता है। साइनोसाइटिस का भी हमने जिक्र किया, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल है। डाइजेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और प्रोटेक्ट करता है इसको कि सम टाइप्स ऑफ, कुछ मखसूस टाइप ऑफ कैंसर है उसमें ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से बचाता है। बच्चों, हमने डिटेल देखी
ब्रोमोलिन की। हमने उसकी मौजूदगी देखी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करने में या डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखने में हेल्प करती है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ है, इसको बर्न्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको आर्थराइटिस में, साइनोसाइटिस में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में बहुत अहम रोल और एक नेचुरल कुदरती अज्जा के तौर पे इसका रोल है। हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमारे पास दूसरा एंजाइम जो कि फाइटो एंजाइम है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसका नाम पेपेन है। इसको हम वेजिटेबल पेपेन भी कहते हैं, और आपको पता है कि वेजिटेबल सिर्फ प्लांट से ही ओरिजिनेट होते हैं, हासिल किए जाते हैं। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेपेन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हम इसे कहाँ से हासिल करते हैं? पपाया फ्रूट से, पपीते से। और कौन सा पपीता? जो कि अनराइप हो, पका हुआ नहीं है, कच्ची सूरत में मौजूद होता है। यूज टू टेंडराइज मीट, आम तौर पे इसके मुतालिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर गोश्त सख्त है, आपने उसको नरम करना है, तो आप उसमें पेपेन एंजाइम डाल देंगे, जिसकी वजह से वो गोश्त नरम हो जाएगा। और इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको डाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इसकी फैमिली का जिक्र, अभी चूँकि हमारा स्टार्ट है तो अभी हम सिर्फ फैमिली तक महदूद हैं। हम अगले चैप्टर्स में हम पूरी डिटेल देखा करेंगे कि इनकी स्पीशीज़, इनके जेनरा, इनके मुख्तलिफ टाइप्स, इनकी फैमिली, ताकि जब हम पूरा एक सेट याद करेंगे तो खाली फैमिली की मदद से ही हमें याद आ जाएगा कि इसकी बाकी खसूसियात और इसकी बाकी टाइप्स क्या क्या हो सकती है। पेपेन की फैमिली कैरिएसी कहलाती है। पेपेन कहाँ पाया जाता है? इसकी एक प्रॉपर्टी तो हमने पहले देख ली कि प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने की करेक्टरिस्टिक की वजह से गोश्त को टेंडराइज करना, उसको नरम करने में इसको ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया जाता है। पेपेन इज़ अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉ fruit of the papaya plant. Proteolytic enzymes help break protein down into smaller protein fragments. बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोटीन के, ये एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा और उसे स्मॉलर प्रोटीन फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स कहते हैं पीसीज को, बड़े बड़े पीसीज को, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पीसीज में इन्हें ब्रेक डाउन करेगा, इनकी मेटाबॉलिज्म करेगा। तो जो यूनिट्स बनेंगे वो पेप्टाइड्स बनेंगे और अमाइनो एसिड्स बनेंगे। प्रोटीन बेसिकली एक टर्म ऐसी है कि जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए, एक बड़े पेचीदा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा, चाहे वो एंजाइम्स की मदद से हो, चाहे वो किसी दूसरे नेचुरल अमल की मदद से हो या केमिकल के अमल की मदद से हो, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ग्लूकोज में बनता है, फिर ग्लूकोज में देखते हैं तो वो पायरुवेट्स में बनते हैं, और पायरुवेट्स में देखते हैं तो वो अगली चेन में शामिल हो रहे होते हैं। हम जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके सिंपलर कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे? उन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। पेप्टाइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स। दिस इज़ वाई पेपेन इज़ अ पॉपुलर इंग्रेडिएंट। ये एक मशहूर इंग्रेडिएंट है इन मीट टेंडराइजिंग प्रोसेस। वी कैन गेट पेपेन फ्रॉम ईटिंग रॉ पपाया। पपाया को खाने से, रॉ मीन आप इसको अनराइप या राइप के दरमियान वाली फॉर्म में कह सकते हैं कि ऐसा पपाया जो कि राइप्ड और अनराइप्ड में है, जिसको किसी किस्म के केमिकल के प्रोसेस से नहीं गुजारा गया, इसके खाने से पेपेन एक्टिव हो जाता है। और ये पेपेन में ये कैपेसिटी मौजूद है जो कि हमने ऊपर स्टडी की कि इसमें मीट टेंडराइजेशन की कैपेसिटी होती है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? अब पेपेन सैंपल इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग a known weight of papain
यानी कि हमने ऐसा सैंपल लिया जिसको हमने पहले वज़न किया इन अ नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। सबसे पहले अगेन कलेक्शन का प्रोसेस हुआ, पेपेन को कलेक्ट किया गया अपने सोर्स से, और जितना हमने कलेक्ट किया हमने उसका वज़न किया। वज़न करने के बाद इसे हमने डाला एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, और जितना एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मौजूद था उसका वॉल्यूम हमने नोट कर लिया कि एसिटिक एसिड कितना था और पेपेन कितना था जब हमने इसको इंटरमिक्स किया। दिस इज़ देन एडिड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिल्क, और बाद में जब हमने इसको मिल्क में डाला तो हमें मिल्क का वॉल्यूम या मिल्क की क्वांटिटी भी मालूम थी, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अ नॉन वेट ऑफ मिल्क पाउडर इन अ नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर वार्म टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वाटर बाथ। प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स आ गए। सबसे पहले हमने पेपेन को कलेक्ट किया, उसका वेट किया, हमने उसको एसिटिक एसिड में डाल दिया, एसिटिक एसिड का वॉल्यूम भी हमें मालूम है। तीसरे स्टेप में हमने मिल्क पाउडर लिया, उसका वेट किया और उसको एक मखसूस वॉल्यूम के वाटर में डाला, और वाटर बाथ में उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने कुछ देर गर्म किया। जितनी देर गर्म किया वो टाइम भी नोट किया गया, और उसके बाद जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो बनी पेपेन की और एसिटिक सॉल्यूशन की, इसको फाइनली हमने ऐड कर दिया मिल्क पाउडर में, और मिल्क पाउडर जो था वो ऑलरेडी पानी में मिक्स था, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में पहले से बना हुआ था। पेपेन की प्रॉपर्टीज देखें, इट कंटेन्स द फॉलोइंग एंजाइम्स। पेपेन में कौन कौन से ऑलरेडी, क्योंकि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, इसमें पेप्टाइड्स भी होते हैं और पेप्टाइड्स का ताल्लुक प्रोटीन्स के साथ होता है। इसमें क्लॉटिंग एंजाइम्स भी है, क्लॉटिंग एंजाइम्स जो जमा देने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं या प्रेसिपिटेट बना देने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स अमाइलोज को ब्रेक डाउन करने वाले, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, तो एमाइलोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स भी इसमें शामिल हैं। इसमें पेप्टाइड्स भी शामिल हैं, इसमें ऐसे एंजाइम्स भी शामिल हैं जिनमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है, और इसमें फैट एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो फैट्स पर, लिपिड्स पर अपना अमल दिखाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी इनकी बहुत ही वीक होती है। यूजेस इसकी प्रिपरेशन से लेकर और इसकी जब हम नेटिव चीज़ों का जिक्र कर रहे थे या जब इसके हम एक्सट्रैक्शन का जिक्र कर रहे थे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का हमें आइडिया हो गया था। सबसे मेन प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट हुई, जो कि इसकी स्पेसिफिक, इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो मीट टेंडराइजेशन की प्रॉपर्टी है। वो कैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो थे प्रोटीन के, जब उन्हें ब्रेक डाउन किया गया छोटे छोटे यूनिट्स में, पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी शोहरत जो है वो मीट ब्रेकर के तौर पे या हार्ड मीट ब्रेकर के तौर पे इसकी शोहरत फैली। सम पीपल अप्लाई पेपेन डायरेक्टली टू द स्किन। ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पे एक चीज़ जो मशहूर है वो ये है कि पेपेन को स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि अगर कोई इंसेक्ट बाइट है या एनिमल बाइट है, कोई ऐसा ज़ख़म बन गया जिसमें इन्फेक्शन फैल रहा है, सोर्स यानी जलन वाली कैफियत हो रही है, अल्सर्स वाली कैफियत हो रही है, तो इन चीज़ों का एक नेचुरल सलूशन पेपेन की सूरत में मौजूद है, जो कि बैक वक्त कई नेचुरल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसा कि एनिमल बाइट्स है, इंसेक्ट बाइट है, ज़ख्मों को ट्रीटमेंट करना हो, जलन वाली कैफियत हो, या अल्सर्स ज़ख़म बन चुके हों। मैन्युफैक्चरिंग में पेपेन इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल है। टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि इसकी नेचुरल प्रोटेक्टिव जो करेक्टरिस्टिक है वो गम्स की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होती है, या अगर गम्स इन्फेक्टेड है, बोन्स है, उसमें ब्लड आता है,
तो गम्स और दांतों की प्रोटेक्शन के लिए पेपेन यूज़ होगा। कॉन्टैक्ट लेंस क्लींजर, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई के लिए भी इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। मीट टेंडराइजर्स, ये एक स्टैंडर्ड, एक नेटिव, एक बहुत पुराना कंसेप्ट है कि इसको गोश्त को नरम करना है तो आप पेपेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मीट प्रोडक्ट्स में भी ये इस्तेमाल होता है। पेपेन इज़ अ पॉपुलर फोक रेमेडी। फोक कहते हैं आपकी हिस्ट्री से जिसका ताल्लुक हो। एक रिवायती हम जो किस्से, कहानियाँ और पुरानी बातें जो सुनते हैं तो उन्हें हम फोक दास्ताने भी कहते हैं। फोक मीन जिसका ताल्लुक आपकी हिस्ट्री से हो, आपकी पुरानी बातों से हो या आपकी सुनी सुनाई बातों से हो। तो पॉपुलर फोक रेमेडी यानी कि पुरानी एक मशहूर है, इसको एक रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? जब पेन को कम करना हो, पेन को रिड्यूस करना हो, सूजन हो जाए, सोजिश हो, वर्म हो, उसको कंट्रोल करना हो, स्वेलिंग की कंडीशन हो, तो पेपेन एक इफ़ेक्टिव रेमेडी बहुत पुराने दौर से चली आ रही है। इट ऑल्सो हैज़ बीन यूज्ड टू इम्प्रूव डाइजेशन, और डाइजेशन एक अंडरस्टूड है कि गोश्त खाया उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना भी एक लंबा प्रोसेस होता है। और एक शख्स जो अगर पेपेन लेने का आदी है, चाहे वो सप्लीमेंट की सूरत में ले रहा है, चाहे वो एक रॉ चीज़ की सूरत में ले रहा है, तो डेफिनेटली उसका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत बेहतर पोजीशन में होगा। क्यों? कि सख्त से सख्त चीज़ को, सख्त से सख्त गोश्त को बड़ी आसानी के साथ वो डाइजेस्ट कर लेगा। एंड टू ट्रीट इन्फेक्शंस, ज़ख्मों के ट्रीटमेंट के लिए। डायरिया का ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है और एलर्जीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव है। इट आल्सो हैज़ बीन स्टडीड फॉर द पोटेंशियल यूज्ड इन द कैंसर। ये एक इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है पेपेन की, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। अगेन इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटी फ्री रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जो चीज़ हमारे जिस्म के लिए टॉक्सिन की सूरत रखती है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती, जो हमारे बॉडी की जो नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होती है उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस या हर्डर क्रिएट करे, तो फ्री रेडिकल्स, एंटी फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पेपेन, ब्रोमेलिन दोनों में खसूसियत है कि ये उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। या तो उनके असरात को आने ही नहीं देते, या जहरीली चीज़ें जिस्म में जो काम करना चाहते हैं उसको उनकी इफ़ेक्टिविटी से रोक लेते हैं, उनके असर अंदाजी से रोक देते हैं, या उनको तोड़ फोड़ कर बेकार करके जिस्म से खारिज कर देते हैं। एंड अदर डिजीज़, और दूसरी मुख्तलिफ डिजीज़ में भी इसका एक अहम रोल है। आज का लेक्चर बच्चों बहुत सिंपल था, बहुत मुख्तसर सी इसमें स्लाइड्स थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जिसमें हमने पपाया के बारे में ज़िक्र किया कि पपाया से हमने पेपेन लिया, और पेपेन एक सेट ऑफ एंजाइम है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स बहुत सारे हैं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए इसको शॉर्ट किया गया कि फैट एंजाइम्स भी इसमें हो सकते हैं। एमाइलोलिटिक, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, एमाइलोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, क्लोटिंग जमा देने वाले एंजाइम्स, और पेप्टाइड अंडरस्टूड जिसका प्रोटीन का बार बार मैंने जिक्र किया। गोश्त को टेंडराइज करने में पेपेन का एक अहम रोल है। हमने उससे पहले ब्रोमेलिन के बारे में पढ़ा। ब्रोमेलिन के बहुत सारे यूजेस जो कि ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, और वक्त के साथ साथ इसको अपने नेटिव एरियाज से, जो इनकी जन्मभूमि थी, जो इनकी जन्म वाली जगह थी, वहाँ से पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लाया गया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनके जो मुख्तलिफ हेल्थ बेनिफिट इफ़ेक्ट्स थे, जिसमें इन्फ्लेमेशंस है, आर्थराइटिस का मैंने जिक्र किया, साइनोसाइटिस का जिक्र किया, डाइजेशन के प्रोसेस जो थे, ओवरऑल जो है हार्ट की हेल्थ थी, और मखसूस किस्म के कैंसर्स में ये हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड नहीं की होंगी वो आप नोट डाउन करेंगे, बहुत जल्द हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज आपका एंजाइम्स का चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, अहम चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा,
डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।